तो जाहिर सी बात है, महाराष्ट्र में महायुति गठबंधन की सुनामी देखने को मिली है। 229 विधानसभा सीटों पर वो आगे चल रहे हैं। मुंबई की ज्यादातर सीटों पर महायुति गठबंधन आगे चल रही है। 131 सीटों पर अकेले भारतीय जनता पार्टी आगे है। विदर्भ के अलावा सभी इलाके में एनडीए बहुत ही मजबूत स्थिति में है। शिवसेना शिंदे गुट एमवीए की पूरी सीट शिवसेना शिंदे गुट से भी कम है। ये देखिए सोचिए कितनी बड़ी दावे किए जा रहे थे, लेकिन एक हकीकत देखिए हमारी टीम ने लिखा भी है कि महाविकास आघाड़ी, जो कि शरद पवार एक बड़े नेता, बड़े छत्रप महाराष्ट्र की राजनीति में, और ये उनका आखिरी चुनाव भी अनाउंस भी किया। उद्धव ठाकरे, ये इस बात की भी लड़ाई थी कि बाला साहब ठाकरे का वारिस कौन। बार बार इस जिक्र किया गया कि उद्धव ठाकरे कहते थे क्यों बाला साहब ठाकरे की फोटो का इस्तेमाल करते हैं, क्यों उनके पिताजी की फोटो का इस्तेमाल करते हैं। इन सारी बातों को कहा गया, लेकिन जनता ने जो जनादेश दिया वो आप हमारी टैली में देख लीजिए। 229 सीट महायुति गठबंधन 51 पर आ गई है, यानी नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी तो बची रहेगी, दावा कर सकते हैं महाविकास आघाड़ी, लेकिन जो कांटे की टक्कर बताई जा रही थी वो एकदम से नहीं दिख रही है। हमारे साथ मयूर पारिक जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, राजनीतिक विश्लेषक भी हैं, महाराष्ट्र की राजनीति को बहुत लंबे समय से कवर कर रहे हैं, देख रहे हैं। मयूर जी, जो मैंने पहले ही प्रश्न किया था वही, इतनी बड़ी जीत महायुति की होगी, क्या वहां के वरिष्ठ पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक ने भी अनुमान लगाया था? और इसके पीछे एक्स फैक्टर आप किसे देखते हैं? हमारे साथ मैनेजिंग एडिटर भी हमारे जुड़े हुए हैं, योजना को बता रहे हैं कि ये सबसे बड़ा एक्स फैक्टर है। आपका क्या मानना है? देखिए, सबसे पहले बीजेपी जीत जाएगी ये तो किसी ने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था, क्योंकि जब 2014 में बीजेपी की लहर चल रही थी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लहर चल रही थी, उस समय भी भारतीय जनता पार्टी 126 से ज्यादा सीटें नहीं जीत पाई थी। उसके बाद उसका ग्राफ लगातार नीचे चलता गया, 106 सीटें, 105 सीटें जीती, और अब 130 के ऊपर छलांग लगा रही है। और वो भी तब जब आप पूरा का पूरा इलेक्शन का शेड्यूल देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बहुत ही लिमिटेड सभा की, सिलेक्टिव सभा की। अमित शाह जो थे उन्होंने बहुत सिलेक्टिव सभा की, बहुत कम सभा की। लेकिन जो 3 चीजों के आधार पर ये चुनाव तय हुआ है, वो 3 चीजों में सबसे पहले नंबर पर है, वो है लाडली बहन योजना। लाडली बहन योजना ने पूरे के पूरे महाराष्ट्र में तमाम महिलाओं को एक साथ संगठित कर दिया और उनकी एक नई वोट बैंक क्रिएट। हर विधानसभा क्षेत्र में 40 से 50 हजार महिलाओं को लाडली बहन के तहत हर महीने 1500 रुपया मिल रहा है। अब तक राज्य सरकार इस पे 50,000 करोड़ रुपया खर्च कर चुकी है, तो महिलाएं बीजेपी के पक्ष में गई। दूसरी सबसे बड़ी बात है वो है एंटी पोलराइजेशन। लोकसभा के चुनाव में माइनॉरिटीज और खासकर मुसलमानों ने बीजेपी के खिलाफ जमकर वोटिंग की, वन साइड वोटिंग की थी। लोकसभा में कई सारी सीटें बीजेपी हारी थी ओनली बिकॉज माइनॉरिटीज ने एक साथ में वोटिंग किया। तो लोकसभा चुनाव खत्म होने के बाद बीजेपी के नेता सड़क पर उतर आए, उन्होंने लोगों को कन्विंस किया, लोगों को स्टैटिस्टिक्स बताया और लोगों को बताया कि अगर आप वोटिंग करने नहीं आओगे तो पार्टी का हाल यही आगे भी चलता रहेगा, और इसी कड़ी में आगे कटेंगे तो बटेंगे, और उसके बाद बटेंगे तो बटेंगे, और उसके बाद में एक है तो सेफ है। ये दोनों चीज चलाई तो एंटी पोलराइजेशन। और तीसरा जो सबसे बड़ा फैक्टर चला वो फैक्टर है मराठाओं ने जो आंदोलन करके वन साइड वोटिंग किया था, उसके खिलाफ ओबीसीओ का अब की बार एंटी पोलराइजेशन। तो एक लाडली बहन, 2 माइनॉरिटी के खिलाफ एंटी पोलराइजेशन, और तीसरा मराठाओं के खिलाफ ओबीसीओ का पोलराइजेशन। इस 3 की वजह से हमें पूरे महाराष्ट्र में एक जबरदस्त सुनामी की लहर देखने मिल रही है। बिल्कुल, यानी 3 आप अहम वजह बता रहे हैं। विश्व सर, आपका भी कोई सवाल है? मयूर जी, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि सोयाबीन और कपास का जो मुद्दा उठाया था वो काम नहीं किया क्या? उसके समर्थन मूल्य का या किसानों को उसका सही रेट नहीं मिल पाने का, उसका कितना इफेक्ट रहा? वो काम नहीं किया, क्योंकि विदर्भ में कम हुई है सीटें, मतलब विदर्भ में वो आंधी नहीं दिखती है जो बाकी जगह दिख रही है महाराष्ट्र में।
देखिए एक बात समझिए कि ये जो एमएसपी का मुद्दा जिसकी बात आप कर रहे हैं, एमएसपी के मुद्दे ने लोकसभा के समय में काम किया था, ये एक नैरेटिव सेट किया गया। मैं तब भी उस समय इस मुद्दे के साथ सहमत नहीं था, आज भी इस मुद्दे के साथ सहमत नहीं हूं। देखिए, एक बेरोजगारी, दो किसानों की समस्या, तीसरा मूलभूत सुविधा का अभाव, ये तीन चीजों के ऊपर ना 1992 से लेकर 2024 तक का चुनाव जो है वो लड़ा जाता। एमएसपी जो है ये मुद्दा आज से नहीं, महाराष्ट्र में हर चुनाव के अंदर बोला जाता है, लेकिन मुद्दा वो सेट नहीं हो पाया। जब लोकसभा के समय में ये एमएसपी का मुद्दा चला था तो एमएसपी वाज वन ऑफ द मेजर रीजन, यानी कि उसमें एमएसपी तो था ही, उसी के साथ जो है संविधान खतरे में भी था, उसी के साथ माइनॉरिटी का पोलराइजेशन भी था, उसी के साथ मराठाओं का पोलराइजेशन भी था, और ये सब कुछ एक बंडल बन के आया, ये सब कुछ एक साथ में इकट्ठा होके आया। अब की बार ऐसा नहीं हुआ, अब की बार ये सब कुछ तिनकों में बिखेर गया। मयूर जी, मैं आपके पास आ रहा हूं, आप यहीं से अपनी बात जारी रखिएगा। चूंकि महाराष्ट्र में बड़ी जीत हुई है और ये जीत दूसरे राज्यों में इसका असर भी दिख रहा है। देखिए, ये मध्य प्रदेश में देखिए, आप देखिए सीएम है, डॉक्टर मोहन यादव है, वीडी शर्मा है, यहां भी जश्न मनाया जा रहा है महाराष्ट्र की जीत पर। मैं कहना चाहता हूं, इस प्रकार से कोई हार हुई है एक विधानसभा में चिंता करने की जरूरत नहीं है। आज से ही चुनाव, अगली बार जब चुनाव होगा तो विजयपुर के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी ध्यान रखेगी। ये भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है, कमिटमेंट के साथ काम करता है। हमारी सरकार लगातार गुड गवर्नेंस के साथ विकास और गरीब कल्याण पर जनता सेवा दे रही है, और मोदी जी के नेतृत्व में देश के अंदर झारखंड में भी जनता ने भारतीय जनता पार्टी को भले ही आंदोलन में कम रहे, लेकिन वो हमारी सरकार ने झारखंड को की ओर चले, भ्रष्टाचार और मोदी के आधार पर जिस प्रकार से वो कार्यकर्ताओं की मेहनत के कारण हम आज जिस स्थान पर पहुंचे हैं, वहां भी अपने असली हासिल करके और मोदी के नेतृत्व में और मध्य प्रदेश के अंदर हम डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में हम इस बार फिर आगामी 2029 अभी से तैयारी शुरू, और विजयपुर की समीक्षा भी हम सब मिलकर के करेंगे, एक एक बात पर, और विजय का संकल्प लेकर के आगे बढ़ेंगे। मैं मध्य प्रदेश के बुद्धनी के सभी कार्यकर्ताओं को बधाई देता हूँ, माननीय शिवराज सिंह चौहान को बधाई देता हूँ, हमारे सभी नेतृत्व को बधाई देता हूँ, और विजयपुर के भी सभी कार्यकर्ताओं का उन्होंने अथक मेहनत परिश्रम किया है। चिंता मत करिए, हम फिर संकल्प लेकर के आगे बढ़ेंगे और विजय का फिर प्रयास रचेंगे। मैं फिर एक बार माननीय प्रधानमंत्री का अभिनंदन, हमारे माननीय अमित शाह जी का, माननीय नड्डा जी का, देवेंद्र फडणवीस जी और एकनाथ शिंदे जी का भी बहुत बहुत अभिनंदन। महाराष्ट्र के एक एक कार्यकर्ता का जितना अभिनंदन कर दिया जाए उतना कम है। मैं फिर एक बार सबको बधाई देता हूँ। बोलिए भारत माता की जय। निश्चित रूप से माननीय अध्यक्ष न केवल मध्य प्रदेश का कार्यकर्ता, संगठन देश का कार्यकर्ता जब महाराष्ट्र में गया तो वहां भी अपने परिश्रम से उसने अपनी भूमिका का निर्वहन किया। राजन जी भाई साहब को बहुत बधाई देता हूँ, और साथ ही जो हमारा नेतृत्व था उन सब ने परिश्रम किया है। मैं सभी को साधुवाद और मैं निवेदन करूंगा मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी, जिनका नेतृत्व पहले तो वहाँ मुंबई और महाराष्ट्र में भी आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने धूम मचा दी थी। ऐसे आदरणीय मुख्यमंत्री जी को आमंत्रित करता हूँ, हम सबका संबोधित करें। आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव। भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश के कार्यालय में यशस्वी अध्यक्ष श्रीमान विष्णुदत्त शर्मा जी, माननीय सांसद खंडराव और हमारे शुभंकर अध्यक्ष, मैं आपको कोटि से बधाई देना चाहूंगा, जिसके कारण से आज का ये हमारा आनंद और 4 गुना आगे बढ़ा है। मैं आज के इस अवसर पर माननीय मंत्री विश्वास सावंत जी, हमारे माननीय मंत्री कृष्णा गौड़ जी, संगठन महामंत्री माननीय गीतानंद जी, माननीय महामंत्री भगवान दास जी, इस अवसर पर सुमित पचौरी जी, जिला अध्यक्ष सहित सारे जिला पदाधिकारी, हमारे आशीष जी, इस अवसर पर सारे पदाधिकारियों को बधाई देना चाहूँगा। मुझे इस बात का आनंद है कि हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के भरोसे से हमने जो विजय यात्रा प्रारंभ की
और विजय यात्रा लगातार दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ती जा रही है। हम सब जानते हैं जो चुनाव के रिजल्ट आए हैं, ये कई मायनों में कई सारे लोगों को सबक है, खास करके शिवसेना, शरद पवार की पार्टी, ये सारे के सारे लोग कांग्रेस के नेतृत्व में पिछले लोकसभा में भी नाटक करके जमा रहे थे। इनके अपने लिए चुनाव आयोग ने फैसला करके असली शिवसेना कौन सी है। मैंने भाषण में भी वहां कहा था कि बाला साहब ठाकरे की आत्मा रो रही होगी जिस दिन शिवसेना और कांग्रेस का गठबंधन हुआ, जिससे जीवन भर बाला साहब ठाकरे लड़ते रहे। लेकिन दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ेगा, केवल कुर्सी के लालच में उद्धव ठाकरे जी ने जो गलत रास्ता चुना था, जनता ने 2019 के मामले का भी बदला लिया है। 2019 में भाजपा और शिवसेना को जनादेश मिला था, बीच में कोई चुनाव नहीं हुआ, लेकिन चीरहरण की तरह कांग्रेस ने जान करके महाराष्ट्र की सत्ता पे कब्जा किया और झूठ बोल करके झूठा गठबंधन खड़ा किया। जब मैंने भाषण में बोला कोई अगाड़ी नहीं कोई पिछाड़ी नहीं, इनकी अगाड़ी पिछाड़ी का हाल सबने देखा। आज की स्थिति सामने आ गई, चुनाव आयोग ने भी किया, कोर्ट में भी हुआ और जनता का सबसे बड़ा निर्णय होता। इतना बड़ा स्पष्ट जनादेश और हमारे और आनंद की बात है, यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में तीसरी बार सरकार बनी, जो लगभग 60 साल बाद भारत सरकार के नाते से उन्हें अपना नया दायित्व लिया और जनता लगातार उनको आशीर्वाद दे रही है। इससे क्या हरियाणा, क्या महाराष्ट्र, पूरे देश में बीजेपी का लगातार उनका अपनी ताकत बढ़ रही है। और यही कारण है कि हमारे अपने उस जनादेश के मसले पर आज हम महाराष्ट्र की जीत का, उत्तर प्रदेश की जीत का, हमारे यहाँ पे मध्य प्रदेश का भी उदाहरण देना चाहूंगा। मध्य प्रदेश में लोकसभा में हमने छिंदवाड़ा जैसी कठिन सीट को भी न केवल पुराना हमारा रिकॉर्ड कायम रखा, हमारे वोट बैंक को भी लगातार बढ़ाने का प्रयास किया। आज हम छिंदवाड़ा भी जीत करके बैठे और उसके बाद दो हमारे कांग्रेस के मित्र, अभी अलग बात है कांग्रेस के लोगों से आप प्रश्न पूछना कि उनके 2023 के चुनाव हारने के बाद भी ना कांग्रेस अपने को संभाल पा रही, ना अपनी पार्टी को संभाल पा रही, ना अपने विधायकों को संभाल पा रही। इसलिए विधायक भी जीतने के बाद भी भाजपा में आ रहे हैं और भाजपा में आने के बाद भी लगातार हमने उपचुनाव अमरपाटन भी जीता, क्या अमरवाड़ा भी जीता, हमारा छिंदवाड़ा का चुनाव में वो शिक्षा कर रहे थे। तो लोकसभा का चुनाव का रिजल्ट क्या है वहाँ की विधानसभा ने भी बताया। और इसी प्रकार से प्रत्येक क्षेत्र में जैसा कि बने हमारा अध्यक्ष जी ने बताया, यह ना केवल हमारी सीट हम बरकरार रख रहे बुद्धि, लेकिन मूलतः विजयपुर तो कांग्रेस की सीट थी। कांग्रेस 18,000 से पिछला चुनाव जीती, कांग्रेस के ही विधायक हमारे राम निवासी हमारे परिवार में आए, तो हमारा वोट बैंक पूरा आगे बढ़ा। बीजेपी के नाते से जो 18,000 से बीजेपी हारी थी, आज लगभग 7,000 के ऊपर वोट से हमने लूज किया है। लेकिन ये वो बात बताती है जो भाजपा का लगातार बड़ा बढ़ रहा है, हर हालत में ऐसे ही विकास के कारोबार को हम लगातार बढ़ाते रहेंगे। और देश के प्रदर्शन में देखो तो कांग्रेस तो किस मुंह से बात करेगी। कांग्रेस ने पहले देश खोया, अब प्रदेश खोया। कांग्रेस लगातार रसातल पे जा रही, दिन दूनी रात चौगुनी जश्न की परिस्थिति बनती जा रही। कांग्रेस और कांग्रेस के नेतृत्व नकारात्मकता की जो सीमाएं तोड़ रहे हैं, जिस प्रकार से आपसी भजवल है, जिस प्रकार से उनके आपसी झगड़े हैं और अपने स्वार्थ के कारण केवल एक परिवार, ये जो हमने नारा दिया था माननीय मोदी जी के नेतृत्व में, हमने कहा नेशन फर्स्ट, उन्हें कहा फैमिली फर्स्ट, तो राष्ट्र फर्स्ट होने का नारा जीता है। दुनिया के सामने लोकतंत्र फिर गौरवान्वित हुआ है। लोकतंत्र का इतना बड़ा उदाहरण कि जब दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी लगातार 2014 के बाद जो विजय अभियान चालू कर रही है, ये ही ताकत है सच्ची लोकतंत्र की। और ये सच्चे अर्थों में मतदाताओं की जीत है, हमारे विचार की जीत है, हमारे संकल्प की जीत है। और हमें जो लोकतंत्र में आजादी के साथ ही जिस लोकतंत्र की स्थापना के लिए जनसंघ के जमाने से हमने लड़ाई लड़ी थी, उस लड़ाई के प्रति जनता का गहरा विश्वास पुनः प्रकट हुआ। मेरी अपनी ओर से सारे मित्रों को बधाई देना चाहूंगा, प्रदेशवासियों को, देशवासियों को और सच्चे अर्थ में लोकतंत्र के चाहने वालों को। हम सब याद रखें, दुनिया के अंदर सबसे युवा देश और सबसे तेज गति से बढ़ने वाला देश यशस्वी प्रधानमंत्री के आगे में बढ़ रहा है और उनके साथ बाकी राज्य भी ऐसे जुड़ते जा रहे हैं। जो माननीय मोदी ने कहा डबल इंजन की सरकार, ये डबल इंजन की सरकार विकास के मामले में
दुनिया के बीच एक बेहतर वातावरण दिखाएगी। मेरी अपनी ओर से एक बार फिर मध्य प्रदेश की सरकार की ओर से भी आप सबको बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। तो सीएम डॉक्टर मोहन यादव कार्यकर्ताओं को बधाई दे रहे थे। श्योपुर से बड़ी खबर है, विजयपुर विधानसभा उपचुनाव बीजेपी की मांग स्वीकार ली गई, यानी बीजेपी ने जो मांग की थी रिकाउंटिंग की, अब विजयपुर में रिकाउंटिंग जारी है। 5 ईवीएम मशीन की वीवीपैट की पर्ची को गिना जा रहा है। बीजेपी ने ईवीएम की काउंटिंग में सवाल उठाए थे और उनकी मांग यानी बीजेपी की मांग मानी गई है। और नासिर गौरी हमारे साथ हैं। नासिर गौरी, क्या यह प्रक्रिया शुरू हो गई है? देखिए, प्रक्रिया शुरू हो गई और ख़त्म होने को भी है, लेकिन जितनी उम्मीदें बीजेपी कर रही थी उतनी उम्मीदें नहीं, क्योंकि उन्होंने ज़रूर डिमांड करी थी, लेकिन वीवीपैट जो मशीनें हैं अभी तक 4 मशीनें खोल ली गई है, लेकिन उसमें से कोई भी गड़बड़ी नहीं पाई गई है। यानी कि बीजेपी जिस तरह के जो एलिगेशन लगा रही थी वो कुछ भी उसमें नहीं पाया गया है। तो अब बस कुछ ही मिनटों का इंतजार करना पड़ेगा, जिसके बाद पूरी तरह से पिक्चर क्लियर हो जाएगी। और उसके बाद जो कांग्रेस के जो कैंडिडेट थे मुकेश मल्होत्रा, उनको सर्टिफिकेट है वो दे दिया जाएगा, क्योंकि वो भी लंबे समय इंतजार इसी बात का कर रहे थे, क्योंकि जो बीजेपी का जो डेलीगेशन था, उनके जो एजेंट थे, उन्होंने जो पर्यवेक्षक थे वो उनको कहा था। और उसके बाद आप देख सकते हैं कि अभी भी जारी है। और अब लास्ट यानी कि जो वीवीपैट जो मशीन है लास्ट उसका काउंटिंग चल रहा है, उसके बाद ही पूरी पिक्चर क्लियर हो जाएगी। लेकिन बस जिस तरह से अभी भी आप देख सकते हैं कि जो पर्यवेक्षक हैं, कलेक्टर हैं, एडीएम है, वो सभी लोग मौके पर मौजूद हैं। बस कुछ ही देर में जो सर्टिफिकेट है वो दे दिया जाएगा, क्योंकि जिस तरह की जो उम्मीदें जता रही थी बीजेपी की गड़बड़ी हुई है, जो ईवीएम मशीनों को लेकर उसकी काउंटिंग को लेकर गड़बड़ी बता रही थी, लेकिन इस तरह की कोई गड़बड़ी अभी तक नहीं पाई गई है। और उसके बाद अब कुछ ही देर में जो सर्टिफिकेट है वो कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं उनको दे दिया जाएगा। बिल्कुल, यानी थोड़ी देर बाद उन्हें सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा। कोई ऐसी गड़बड़ी नहीं दिख रही है। अब अंतिम दौर में है जो रिकाउंटिंग की प्रक्रिया है। हमारे साथ लगातार मयूर पारिक जी हैं। मयूर पारिक जी, देवेंद्र फडणवीस ने एक बयान दिया था, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, एक बड़ी जीत के बाद ये फिलहाल अभी देखिए ये 5 ईवीएम मशीन की वीवीपैट की पर्चियां गिनी जा रही हैं। बीजेपी ने ईवीएम की काउंटिंग पर सवाल उठाए थे। चलिए, कोई विधानसभा मिली विश्वेश जी जहां पर बीजेपी ने ईवीएम पर सवाल उठाए हैं? बिल्कुल सही, लेकिन ये भी आश्चर्यजनक बात है कि उनकी ये मांग मान ली गई और फिर से रिकाउंटिंग की गई। हो सकता है कि जैसा चूंकि शासन वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का है, अन्यथा ये इस तरीके की आजकल जो है, पहले का ज़माना अलग था, अब ये रिकाउंटिंग वगैरह की मांगें मानी नहीं जाती, और वो भी इतने बड़े गैप में। ये गैप बहुत बड़ा है, आप ये नहीं कह सकते कि 100-200 का अंतर है इसलिए हम वो फिर से कर रहे हैं। अब उसमें सबसे बड़ा मुद्दा ये 5 ईवीएम में वोट कितने थे। अगर मान लो वो जो जीत का अंतर है उससे कम वोट रहे तो फिर इस रिकाउंटिंग का भी आवेदन लगाने का कोई मतलब नहीं हुआ, क्योंकि उसमें वोट ही नहीं है उतने। तो हालांकि ये भी उसकी भी नौबत नहीं आई, जैसा कि नासिर बता रहे थे कि 4 ईवीएम की गिनती हो चुकी है और उसमें कोई भी गड़बड़ी नहीं पाई गई है। तो अब ये निश्चित रूप से वहाँ पर मल्होत्रा जी को वहाँ पर विधायक का सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा। लेकिन ये आपने इससे पहले जो जश्न के विजुअल दिखाए थे, उसमें एक बात है कि भारतीय जनता पार्टी को मध्य प्रदेश में ये जश्न मनाने की मजबूरी है, क्योंकि एक उनका कैबिनेट मंत्री हार जाता है, तो अब वो इस चीज़ को कैसे छुपाए, तो वो ये महाराष्ट्र की जीत का जश्न मनाए। तो ये एक वहाँ पर ये है, ये रामनिवास रावत की एक बड़ी हार है, इसको कम से कम पार्टी को स्वीकारना पड़ेगा। हो सकता है कि जब आगे वहाँ के नेता बात करें तो इस पर समीक्षा बैठक करेंगे या जो भी करेंगे, लेकिन अभी तो उनको महाराष्ट्र की जीत का जश्न मनाना पड़ेगा, क्योंकि वो विजयपुर की हार को छुपाना चाहते हैं, इसलिए। तो ये है, अभी बुधनी में भी अभी क्लियर नहीं है, लेकिन बुधनी में जैसा रुझान समझ में आ रहा है कि वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी जीत जाएगी। वो अंतर भी ज़्यादा रहना चाहिए, क्योंकि वो शिवराज सिंह की सीट है, बड़ा कद है उनका, बड़ा कद है उनका। यहाँ पर जब बृजमोहन अपनी सीट को 46,000 से ज़्यादा से जिता सकते हैं, तो वहाँ तो वो शिवराज सिंह है, उनकी परंपरागत सीट है। अगर वहाँ 10,000 से कम मार्जिन है तो ये भी एक बड़ा सवाल है। तो ये सब चीज़ों को छुपाने के लिए वहाँ पे जश्न थोड़ा सा बड़े स्तर पे मनेगा आज। बिल्कुल, जश्न मनाने के पीछे कई वजह भी है। कुछ सीधे लिए चलेंगे मुंबई, जहां पर महायुति गठबंधन प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है। देखिए, आपको साफ दिख रहे हैं अजीत पवार, अभी भी बीच में एकनाथ शिंदे हैं, बगल में देवेंद्र फडणवीस। जाहिर सी बात, अभी मुख्यमंत्री वो हैं। स्वतः वेगवेगळ्या चॅनलला बघत होतो, म्हणजे आम्ही तिघं कशातच नसल्यातच जमा होतो, बाकीच्यांच्या गाड्या फिरवणं, ड्रायव्हिंग करणं, इकडे जाणं तिकडे जाणं, इतकं काही सुरू होतं की आम्ही पहिल्यांदा 2:45च्या पुढे जाऊन आम्हाला वाटत होतं, कालचं सगळं बघितल्यानंतर आम्हाला वाटायला लागलं की आपण कुठेतरी खाली जातोय का काय।
परंतु महाराष्ट्रातल्या जनतेने विकासाकडे बघून महायुतीला प्रचंड अशा प्रकारचं जे यश प्राप्त करून दिलं त्याबद्दल महाराष्ट्रातल्या तमाम जनतेचं महायुतीच्या वतीनं व्यक्तिशः माझ्या वतीनं मी त्यांना मनापासून धन्यवाद देतो, मनापासून आभार मानतो. सगळेच कार्यकर्ते राबले, उमेदवार राबले, सगळे सहकारी घटक पक्षाचे, मित्र पक्षांचे सगळे आमचे सहकारी त्याच्यामध्ये स्वतःला झोकून दिलं आणि सगळ्यांनी ही निवडणूक आपली स्वतःची निवडणूक आहे असं समजून त्या ठिकाणी कामाला लागले. आमच्या ज्या योजना होत्या योजनांच्याबद्दल बरेच थोडीशी चेष्टा मस्करी करण्यात आली, आम्हाला त्याच्यामध्ये दोष देण्यात आला, आमची थोडंसं टीका टिप्पणी करण्यात आली की राज्य कंगाल केलं, अमुक झालं तमुक झालं. परंतु नंतर त्यांचे जाहीरनामे बाहेर आल्यानंतर आम्हाला ते दिसलं की हे काय चाललेलं आहे, कसं चाललेलं आहे, कुठलाही हिशोब न ठेवता अशा प्रकारचे जाहीरनामे बाहेर आले आणि आपण सगळ्यांनी त्या ठिकाणी पाहिलं. आम्ही मुळात काय केलं, लोकसभेच्या निवडणुकीच्या निमित्तानं आम्हाला मोठं अपयश आलं. म्हणजे महाराष्ट्रामध्ये आम्हाला तिघांनाही वाटलं नव्हतं की बाबा अशा प्रकारचं आपल्याला अपयश मिळेल, परंतु ते मिळालं. आम्ही ते मान्य केलं, त्याच्यातून आम्ही पुन्हा सावरण्याचा प्रयत्न केला. अर्थसंकल्प सादर करत असताना आम्ही सरकारमध्ये तिघांनी मिळून काही योजना जाहीर केल्या. त्या योजना इतक्या पॉप्युलर झाल्या, त्याच्यामध्ये लाडकी बहिणा म्हणजे गेम चेंजरच ती योजना झाली. अंडरकरंट असा का बहिणींनी दाखवला की मी सगळे उताने पडले, सगळे आडवे झाले. एक माझं स्वतःचं स्पष्ट मत आहे, प्रत्येकाची वेगवेगळी मतं असू शकतात आणि उलट आमच्यावर आता जबाबदारी वाढलेली. कारण एवढ्या प्रचंड बहुमताने, म्हणजे मी तर जसा राजकारणात आलोय तसं 222 आणि 225 महायुतीला किंवा कुठल्याही आघाडीला महाराष्ट्रामध्ये तरी कधी असं यश मिळालेलं माझ्या तरी पाहण्यात नाही, माझ्या तरी ऐकवत नाही. कदाचित पूर्वीचा काळ वेगळा काँग्रेसचा असेल त्यावेळेस कधी झालं असलं तर माहिती नाही, परंतु बाकीचे विरोधक नगण्य होते त्यावेळेसची गोष्ट. परंतु अलीकडच्या काळामध्ये जसं आम्हाला समजतंय तसं तर एवढं प्रचंड यश हे पहिल्यांदाच मिळालेलं यशाने आम्ही हुरळून पण जाणार नाही आणि आम्ही अतिशय जमिनीवर पाय ठेवून आता म्हणजे जसे जसे ते आकडे आम्हाला दिसत होते तसे 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 फायनान्सच्या गोष्टी माझ्या डोळ्यासमोर येत होत्या. मी देवेंद्रजींना पण फोन केला तेव्हा म्हटलं देवेंद्रजी खूप काही काम करावं लागेल. एकनाथरावजींना पण तसं सांगितलं की फार आर्थिक शिस्त आपल्याला त्याच्यामध्ये आणावी लागेल आणि आम्ही आणू. त्याच्यात आम्हाला हे नवीन नाही आहे, आम्ही सगळे अनुभवी माणसं, आम्हाला त्याच्यामध्ये कुठली काही अडचण नाही. आणि शिवाय आमच्या पाठीशी केंद्र सरकार आहे, तो आम्हाला खूप मोठा एक आधार आहे. एक आमच्या पाठीशी एक मोठा भक्कम अशा प्रकारचा भरोसा आहे आणि त्याच्यामुळं या सगळ्या ज्या काही गोष्टी झालेल्या आहेत, आता विरोधक टीका करतात की बाबा बॅलेट पेपरनी घ्यायला पाहिजे होतं, मग बॅलेट पेपरने लोकसभेला पण घ्यायला पाहिजे होतं. लोकसभेचा निकाल लागला की तो बरोबर आणि इथला निकाल लागला की मग बॅलेट पेपर यायला पाहिजे, मग मशीन काय EVM बरोबर नाही, असं नाही चालत. आता झारखंड पण आमच्या हातनं गेलंच ना, आम्ही कुठं काय म्हणतो. ठीक आहे, त्या जनतेने कौल दिलेला आहे तशा पद्धतीनं महाराष्ट्रातल्या विशेषतः महाराष्ट्रामध्ये बऱ्याचदा आपले जे 6 रिजन आहेत ना, मराठवाडा, विदर्भ, पश्चिम महाराष्ट्र, कोकण, मुंबई, अशा सगळ्या वेगवेगळ्या रिजनमध्ये, नाशिक, सगळीकडेच तुम्ही बघितलं तर सगळीकडे महायुती जोरात चालली. असं कुठं नाही की मागच्या वेळेस कसं झालं, आम्हाला झटका दिला तो मराठवाड्याने दिला, आमची एकच जागा त्यावेळेस भुमरे साहेबांची आली संभाजीनगर सिटीतली, बाकीकडे सगळीकडे आम्हाला दारुण पराभवाला सामोरं जावं लागलं आणि तसं ह्यावेळेस झालं नाही. तुम्ही जर अंदाज घेतला तर सगळीकडेच चांगल्या प्रकारे महायुतीला यश मिळालं. काही जागा गेल्या त्या फार थोड्या मतांनी त्या बाबतीमध्ये गेलेल्या आहेत असंही